नमस्कार दोस्तों। इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं गाइडलाइंस फॉर गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। कोविड-19 क्राइसिस के चलते हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है भारत की, उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। ये गाइडलाइंस जो हैं वो स्पेसिफिकली गेटेड कम्युनिटीज़ के लिए हैं या गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हैं। गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दोस्तों, जैसा कि आप अगर शहरों में देखेंगे तो कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ मोहल्ले होते हैं, जो कि चारों तरफ से सील्ड होते हैं। उनके एंट्री के लिए एक गेट होता है, वहाँ पर गार्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं। जहाँ पर आना-जाना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर सुविधा होती है। मतलब कि वहाँ पर आने और जाने वाले लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी कम्युनिटीज़ को, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ने ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली जो है वो गाइडलाइंस जारी की हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइडलाइंस फॉर गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने कोविड-19 के चलते जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है। किसके लिए? गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इसमें जो है वो बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, वही चीज़ें बताई गई हैं जो दुनिया में इस समय हर एक इंसान को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को कहा गया है कि आप प्रोविज़न करिए कि आपका जो एंट्री का गेट है, वहाँ पर सैनिटाइज़र डिस्पेंसर लगा हो। सैनिटाइज़र डिस्पेंसर का मतलब होता है दोस्तों ऐसी मशीनें जिनसे कि सैनिटाइज़र निकलता है। आप जनरली अब जो है वो ट्रेंड में आ रहा है कि आप कहीं दुकानों पर जाएँगे, तो उनके बाहर एक छोटा-सा जो है वो रॉड पर एक मशीन लगी रहती है। आप उसपे पैर के पास उसमें पेडल होता है, आप पेडल दबाएँगे तो उसमें से सैनिटाइज़र निकलता है, तो उसको सैनिटाइज़र डिस्पेंसर कहा जाता है। तो सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो यही है कि गेट पर जो है वो हैंड हाइजीन के लिए, मतलब हाथ की सफाई के लिए सैनिटाइज़र डिस्पेंसर का इंतज़ाम किया जाए। सिर्फ़ एंट्री पॉइंट पर ही नहीं, जो वर्क एरियाज़ भी वहाँ पर हैं, वहाँ पर भी सैनिटाइज़र डिस्पेंसर का इंतज़ाम किया जाना है। इसके बाद दूसरी जो एडवाइज़री है, वो ये है कि जितने भी विज़िटर्स हैं, जितने भी स्टाफ़ आते हैं, उनका जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग होनी है। थर्मल स्क्रीनिंग का मतलब दोस्तों होता है कि उनका टेम्परेचर लिया जाना है। अगर वो जो है वो उनको फ़ीवर है या उस तरह के कोई भी सिम्पटम्स उनको दिख रहे हैं, तो उनको जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ़ एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को जो है वो कम्युनिटी के प्रेमाइसेस में घुसने की इजाज़त होगी। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है दोस्तों जिनमें कि कोविड के या कोरोना वायरस के कोई भी सिम्पटम मौजूद नहीं है, जिसको कि फ़ीवर नहीं है, गले में दर्द नहीं है, इस तरह के जो भी सिम्पटम्स होते हैं वो नहीं मौजूद हैं, उनको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। तो दूसरी गाइडलाइन ये है। गाइडलाइन आगे कहती है कि वेंडर्स जो कि वहाँ पर जो बेसिक्स सामान होते हैं, सब्ज़ी हो गया, दूध हो गया, इन सारी चीज़ों को बेचने वाले, हाउसहोल्ड हेल्प मतलब कि जो आपके घर का काम करते हैं लोग, खाना बनाने का, सफाई का ये, कार क्लीनर मतलब गाड़ियों की सफाई करने वाले, डिलीवरी पर्सनल मतलब कि कुरियर वाले या जो ऑनलाइन सर्विसेज़ हैं उनकी डिलीवरी करने के लिए जो भी लोग आते हैं, किसी भी तरह की डिलीवरी होती है, इन सभी लोगों को जो है वो ये स्क्रीनिंग से गुज़रना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग से गुज़रना होगा। इसके बाद गाइडलाइंस कहती हैं कि कम्युनिटी के अंदर जो पार्क हैं, कॉरिडोर हैं, लिफ्ट लॉबीज़ हैं, जिम है, क्लब हैं, इस तरह के जो भी कॉमन एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अश्योर करना, ये ज़िम्मेदारी है गेटेड कम्युनिटीज़ की। तो ये भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना भी जो है वो इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है। इसके बाद ये गाइडलाइंस कहती हैं कि 65 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग, ऐसे कोई भी इंसान जिनको कोई सीरियस बीमारी है, जैसे हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, इसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो जिनको इस तरह की समस्या है वो, प्रेग्नेंट महिलाएं, इसके अलावा जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ये जो कैटेगरी के लोग हैं, इन लोगों को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है और उनको कोशिश करनी है कि जो भी गेस्ट आते हैं, विज़िटर आते हैं, उनसे कम से कम इनकी मुलाकात हो। तो एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये भी इश्यू की गई है। इन गाइडलाइंस के अलावा कुछ बेसिक जो कोविड-19 के मैनेजमेंट के मेजर्स हैं, वो भी जो है वो एडवाइज़री में शामिल किए गए हैं। जैसे कि अपने चेहरों को ढकना, कवर से, मास्क से अपने चेहरे को हर समय ढका रहना, फिर 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोना,
अगर आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे नहीं भी हैं, तब भी आप जो है वो 40 से 60 सेकंड तक फ्रीक्वेंटली जो है वो बार-बार अपने हाथ धोइए। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, जिसमें कि कहा जाता है कि 70% से ऊपर अगर अल्कोहल है, तो वो जो है वो कोविड-19 के वायरस से लड़ने में सक्षम होता है। तो ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी एटिकेट होते हैं, रेस्पिरेटरी एटिकेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आपको छींक आए, खाँसी आए तो अपना मुँह ढक लीजिए, अपनी नाक ढक लीजिए। तो इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो करना, उसके साथ जो है वो हर समय अपने पास जो है वो टिश्यू रखना या रुमाल रखना, और जो टिश्यूज़ हैं उनका प्रॉपर डिस्पोज़ल करना। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये भी हमको जो है वो बताई गई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको जनरली भी वैसे फ़ॉलो करनी ही चाहिए। मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स, डॉक्टर्स वग़ैरह हमको सलाह देते हैं किस तरह की चीज़ें हमको करनी चाहिए। लेकिन कोविड-19 क्राइसिस के चलते ये सारी चीज़ें और ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। इसलिए जो है वो गाइडलाइन में इनको इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ जो एडवाइज़री है वो ये भी कहती है कि हमको अपने स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब हमको अपने स्वास्थ्य पर खुद भी ध्यान रखना है कि हमारी तबीयत खराब तो नहीं हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो हमको जल्दी से जल्दी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन जो नंबर इश्यू किए गए हैं, उन पर हमको फ़ोन करके अपने इलनेस, अपनी सिम्पटम्स के बारे में बताना है। इसके बाद गाइडलाइंस कहती हैं कि स्पिटिंग यानी कि थूकना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, मतलब कहीं पर भी थूकना जो है वो मना है। जनरली आप देखते हैं कि लोग पान खा के, गुटखा खा के, या वैसे जनरली भी लोग जो है वो जगह-जगह थूक देते हैं। तो ये चीज़ भी पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे तो इसमें भी वही है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमको अपनाने हैं। जो सिम्पटम्स होते हैं उनकी अर्ली रिपोर्टिंग करनी है, मतलब जैसे ही हमको लगता है कि हमारे अंदर कोविड के सिम्पटम्स आ रहे हैं, हमको तुरंत जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ तक वो बात पहुँचानी है। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि जो मिथ्स और स्टिग्मा है, मतलब कि जो अफ़वाहें फैलती हैं पेशेंट्स के बारे में या बीमारी के बारे में, उनसे जो है वो कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस गाइडलाइन में, इस एडवाइज़री में पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर कोई गेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो कंटेनमेंट ज़ोन डिक्लेयर किया जाता है। कंटेनमेंट ज़ोन के बारे में दोस्तों बता दूँ कि ऐसी जगहों को कंटेनमेंट ज़ोन डिक्लेयर किया जा रहा है जहाँ पर कि कोरोना वायरस के पॉज़िटिव केसेस मिलते हैं। तो अगर गेटेड कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट ज़ोन डिक्लेयर किया जाता है, तो वहाँ की जो रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दोस्तों, जो बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, शहरों में जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जनरली वो लोग क्या करते हैं कि एक छोटी-सी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है वो बनाते हैं इलेक्शन के थ्रू, और वो जो है वो इस बॉडी की ज़िम्मेदारी होती है पूरी कम्युनिटी का जो मैनेजमेंट है उसको जो है वो सुचारू रूप से करना। तो कंटेनमेंट ज़ोन डिक्लेयर होने की स्थिति में जो रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है किसी भी कम्युनिटी की, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो कोऑपरेट करे, और जो कंटेनमेंट प्लान में चीज़ें इंक्लूडेड हैं उनको फॉलो करने में अथॉरिटीज़ की मदद करे और उनको फॉलो करना सुनिश्चित करे। इसके बाद मिनिस्ट्री ये भी कहती है कि ऐसी कम्युनिटीज़ में कोविड-19 की छोटी केयर फैसिलिटीज़ भी जो है वो सेटअप की जा सकती हैं। ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये आरडब्ल्यूए कर सकता है खुद, रेज़िडेंशियल सोसाइटीज़ कर सकती हैं, एनजीओज़ कर सकती हैं। इन लोगों को पावर दिया गया है कि छोटी जो है वो फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश कर सकें, जहाँ पर कि एसिम्प्टोमेटिक या बहुत ही माइल्ड केसेज़ जो हैं वो यहाँ पर इनकी देखभाल की जा सके, हल्का-फुल्का ट्रीटमेंट भी उनको दिया जा सके। लेकिन अगर सीरियस मामले होते हैं तो उनको जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके प्रॉपर जगह पर उनको शिफ्ट करना होगा। ये जो केयर फैसिलिटीज़ बनेंगी, इनके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि यहाँ पर एल्डरली पेशेंट्स, मतलब 60 के ऊपर के लोगों को नहीं भर्ती किया जाएगा, 10 साल से कम के बच्चों को नहीं भर्ती किया जाएगा, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनको नहीं भर्ती किया जाएगा। कोमॉर्बिडिटी वाले जो पेशेंट हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़, कैंसर, इस तरह की जो बीमारियों से ग्रसित जो मरीज़ हैं, उनको भी यहाँ पर भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसे जो भी लोग होंगे, उनको जो उस डिस्ट्रिक्ट की जो कोविड केयर हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पर भर्ती करना सुनिश्चित करना होगा। ये ज़िम्मेदारी जो है वो रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। इसके बाद गाइडलाइन ये भी कहती हैं कि इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो ऑपरेशनल तभी हो सकती हैं, जबकि लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं, वो उनके द्वारा जारी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से आरडब्ल्यूए फॉलो करता है। अगर ऐसे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की स्थिति में आरडब्ल्यूए नहीं है, तो इस तरह की जो छोटी फैसिलिटीज़ हैं, उनको बनाने का हक उसको नहीं दिया गया है। इसके बाद गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि आरडब्ल्यूए की ज़िम्मेदारी होगी कि अगर केसेज़ होते हैं, तो वो वहाँ के रेज़िडेंट्स को एनकरेज करे कि अपने सिम्पटम्स को वो खुद ही रिपोर्ट करें।
उनकी टेस्टिंग में सहायता करना ज़िम्मेदारी आरडब्ल्यूए की होगी, उनको आइसोलेशन में रखना मतलब उनको अलग रखना, उनको क्वारंटीन करना, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आरडब्ल्यूए को सौंपी गई हैं। इसके साथ ही साथ जो कोविड-19 से अफ़ेक्टेड लोग हैं या परिवार हैं, उनकी काउंसलिंग, गाइडेंस और सपोर्ट की ज़िम्मेदारी भी जो है वो दी गई है आरडब्ल्यूए को। इसके बाद ये भी कहा गया है कि ऐसे हाउसहोल्ड जहाँ पर कि कोई फैमिली मेंबर नहीं है जो कि बीमार आदमी की देखभाल कर सके, ऐसे लोगों पर स्पेशल जो है वो अटेंशन खास जो है वो देखभाल इनकी करनी होगी। ये भी जो है वो गाइडलाइन में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद दोस्तों गाइडलाइंस जो हैं वो रिस्क असेसमेंट की भी बात करती हैं। अगर कहीं पर केस पाए जाते हैं तो जो डेज़िग्नेटेड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है मतलब कि ऐसी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी जिसको की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है इस तरह के काम करने के लिए, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से, उनके डायरेक्शन के हिसाब से आगे के निर्णय लेने होंगे। मतलब कि जो केस आया है उसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं मतलब कि जिनसे वो हाल ही में मिले थे, उनको जो है वो ट्रेस करना, उनके साथ क्या करना है, उनको आइसोलेट करना है, उनको क्वारंटीन करना है, इस तरह के निर्णय जो है वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्शन के हिसाब से ही लिए जाएँगे। और उसके बाद जगहों को डिसइन्फेक्ट करना है, ये सारी डिसीज़न भी जो है वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ही लेगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को करना होगा। अगर जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि किसी पेशेंट के जो कॉन्टैक्ट्स थे, उनको क्वारंटाइन करना है या होम आइसोलेशन उनको देना है मतलब उनको उनके घर में ही रहना है, तो फिर ये आरडब्ल्यूए की ज़िम्मेदारी होगी कि ऐसे होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन को सुनिश्चित करे, ताकि जो है वो केसेज़ और आगे फैलने से बचें। तो दोस्तों ये जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई ये जो है वो बड़ी जनरल नेचर की हैं। ये सिर्फ़ गेटेड कम्युनिटीज़ को ही नहीं फ़ॉलो करनी, लगभग सभी को कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो किया जाए। गेटेड कम्युनिटीज़ में इनको फ़ॉलो करना आसान है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो नियंत्रण रहता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो स्पेसिफ़िकली गेटेड रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज़ के लिए इस तरह की गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं। तो इस टॉपिक में दोस्तों हमने जानकारी ले ली कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने क्या-क्या गाइडलाइंस इश्यू की हैं, स्पेसिफिकली जो है वो गेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इस टॉपिक में इतना ही, अगले टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।